जी कैफे, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है आज 96 और आज हम अपने आखिरी चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। और क्रियाक्रम नहीं करने जा रहे हैं, मतलब पहले क्या क्रियाक्रम करते रहे, हम बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ते रहे, याद करते रहे, केस स्टडी करते रहे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कंट्रोल्स का। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स में एज यूजुअल ये भी केस स्टडी वाला चैप्टर है। आपको पता है हमारे आर्ट में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8, 9। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं 15, 16, तकरीबन 17 भी, ठीक है, और तकरीबन 18 भी। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के, और रिव्यू वाला चैप्टर 22 था, रिव्यू वाला। हाँ, ये वो चैप्टर्स है जिनमें नॉर्मली वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन ही टच करता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे जिनमें वो ज्यादातर केस स्टडीज टेस्ट करता है, जैसे चैप्टर 4, चैप्टर 6, 7, 10, 11, 12, 13 भी रिप्रोडक्शन ही ज्यादातर पूछता है। कभी कभार 13 मिक्स है, उसमें से वो केस स्टडी भी पूछ लेता है, तकरीबन 50-50 समझे उसको। तो 11, 12, फिर इसके बाद 14, फिर उसके बाद 19 रिस्क असेसमेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करवाता है, 20 में भी केस स्टडी टेस्ट कर लेता है। तो ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें ज़्यादातर वो केस स्टडी है। तो जो चैप्टर हमारा 11 है इंटरनल कंट्रोल का, ये 11 है 12 है, जो भी चैप्टर 12 है इंटरनल कंट्रोल का, इसमें भी वो ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है इस दफ़ा भी 80% चांसेस हैं कि अगर वो इस चैप्टर में से क्वेश्चन सेट करेगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तैयार करना इस चैप्टर का बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ लेक्चर को सुन लें, एक दफ़ा रीडिंग कर लें और हर सिस्टम का कम से कम 2-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, तो आप एग्जाम की केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हुआ तो वो फिर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका जो तरीकाकार है तकरीबन वैसा ही है जैसा चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर का था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमारे बहुत से एरियाज थे। ठीक है, बहुत से एरियाज थे। अब उन हर एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने याद किए रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए, जो कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी, याद करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अगर वो एज इट इज़ प्रोसीजर हमसे पूछ ले तो फिर हमने मेमोरी के ज़रिए से उसको आंसर करना है, अगर वो रटे वाला क्वेश्चन पूछे, जिसके चांसेस कम है। ज़्यादा चांसेस क्या हैं, केस स्टडी में पूछेगा। तो केस स्टडी में हम उसी नॉलेज को यूज़ करते रहे जो हमने याद किया होता है, लेकिन उसे केस स्टडी में जो उसने गिवन सिचुएशन दी होती है प्रोसीजर को उस लिहाज से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो केस स्टडी में आपका सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस करना, उसको अंडरस्टैंड भी करना होता है। इंटरनल कंट्रोल का जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का। अगर तो उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया तो इसके 5 सिस्टम है, इसमें सिस्टम कम है, इसमें एरिया समझ लीजिए कम है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तो 19-20 के करीब एरियाज थे ना, इंटरनल कंट्रोल में 5 एरियाज हैं। ठीक है, लेकिन 5 एरियाज जो हैं वो बड़े एरियाज हैं। तो 5 एरियाज हैं, इनके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे। अगर तो उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा तो फिर हमारा मेमोरी टेस्ट होगा, हमने याद करने होंगे और जो उसने पूछा उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना होगा। लेकिन गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, गुड न्यूज़ है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि नॉर्मली वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अब टेस्ट नहीं करता, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, आपका मेमोरी शार्प होना ज़रूरी नहीं है।
यानी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी। उसमें बेसिकली आपको ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई छोटे होते हैं हम एक दूसरे को कहते हैं यार पहेली बूझो, और पहेली के अंदर ही अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो उसके अंदर से ही आपको उसका आंसर मिल जाता, हिंट होते थे। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक वो लंबी सी पहेली दे देगा, उसके अंदर हिंट्स होंगे। आप कहेगा बताओ इसमें कौन कौन सी कंट्रोल वीकनेस है। जहाँ पे एक तो बहुत आसान तरीका है कंट्रोल वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान। जहाँ पे वो कह दे कि ये काम कोई नहीं हो रहा, हम कहेंगे कंट्रोल वीकनेस है। वो क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन रही, हम कहेंगे कंट्रोल वीकनेस है। वो के मंथली स्टॉक टेकिंग नहीं हो रही, हम कहेंगे कंट्रोल वीकनेस है। वो कहता है कि ऑर्डर को अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट नहीं हो रही, कंट्रोल वीकनेस। तो एक तो बड़ा आसान तरीका है ना, 2-3 कंट्रोल वीकनेस, 6-7 में से 2-3 कंट्रोल वीकनेसेस तो ऐसे ही आइडेंटिफाई हो जाए कि ये चीज नहीं है। बाकी कुछ थोड़ा आपको जैसे ही वो सिस्टम डिस्क्राइब कर रहा होता है ना, आपको क्लिक हो जाता है, अच्छा इस तरह की चीज हमने पढ़ी थी कि ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं, इस तरीके से हो रही है, तो ये वीकनेस है। तो इसमें 80% क्वेश्चन का आंसर, जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल की जो केस स्टडी होगी इसका 80% आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिलेगा। आपने कुछ अल्फाज को अंडरलाइन करना होगा, वो वीकनेसेस होंगी, और बाकी 20% आपको थोड़ा अपनी जजमेंट, अपनी एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगी कि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो होनी चाहिए, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। वो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो, यानी आपको पता है ना गलतियां 2 तरह की होती है, एरर और ओमिशन। तो जब आपसे कहेगा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम ये या सेल्स का या परचेज का है, इसमें से मुझे वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, तो या तो कंट्रोल्स होंगे ही नहीं या होंगे लेकिन गलत तरीके से अप्लाई, तो आपने दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो तो एरर वाले होंगे वो तो आप आसानी से पहचान लेंगे 80% के करीब। थोड़ा सा आपको कुछ जगह पे जाके जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इसमें इस सिस्टम में ये काम भी होना चाहिए था, ये भी तो एक अच्छा कंट्रोल होता है, यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, इसको भी लिखो, ठीक है। कभी कभार लेकिन वो होगा, ज्यादातर जजमेंट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर इसकी केस स्टडी आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। और अगर वो रिप्रोडक्शन में पूछ लेता है तो तैयार तो हमने रिप्रोडक्शन भी करना है, उसमें थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी जिन्हें रटा लगाना थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, मसला होता है जिनके लिए, यहाँ पे उनको रटा, लेकिन उसका भी रटा लगाने के लिए भी हमने एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे जैसे आगे चलेंगे। स्टार्ट करें अब इसको। चैप्टर है हमारा इंटरनल कंट्रोल। आपको याद होगा हमने चैप्टर 3 में स्टडी किया था कि ऑडिटर के जो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर है वो 3 तरह के, रिस्क, एक तो 7 तरह से हमने क्लासीफाई किया था ना, एक था बाय पर्पस 3 तरह के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का एक अलग एक चैप्टर है पूरा। रिस्क असेसमेंट हमने सीखा चैप्टर 11 में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीखा चैप्टर 10 में, और अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीखने जा रहे हैं चैप्टर 12 में। तरतीब थोड़ी सी मैंने आगे, हालांकि अगर हम प्रैक्टिकल अरेंजमेंट के लिहाज से देखें ना तो पहले रिस्क असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ना चाहिए था हमें, लेकिन मैंने 2 चीज़ें, एक एग्जाम की इंपॉर्टेंस को सामने रखा और दूसरा ये कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो याद करने वाला, इस लिहाज से मैंने तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम सब्सटेंटिव प्रोसीजर था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कर लिया, और चूंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर को याद करते हुए थोड़ा मेमोरी वर्क आपको करना पड़ता है, तो अगर मैं उसके साथ ही इंटरनल कंट्रोल भी करवा देता ना तो आपके कंसेप्ट मिक्स हो रहे होते और आपके लिए दोनों को याद करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमने कोशिश की, अच्छा खासा तकरीबन महीने, बल्कि महीने से ज़्यादा का गैप दे दिया सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बाद। अब उसके बाद एंड में हम कंट्रोल्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने ज़्यादा अहमियत किसको देनी है, कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर याद फर्ज कीजिए कुछ होता है कुछ नहीं होता, तो आपने डिसऑर्ड नहीं होना, ये नहीं समझना कि आपकी तैयारी नहीं हो रही। केस स्टडी की अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अगर याद नहीं भी कर रहे, समझ लीजिए 80%, फिर भी आपका चांस है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन चूंकि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी तैयार करना है तो आपने उसको भी डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कवर करना है। आज की जो होम असाइनमेंट, अभी एंड में शायद मैं भूल जाऊँ आपको बताना, आज की होम असाइनमेंट में आपके याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी याद नहीं करना। आपने खास तौर पे सिर्फ रीडिंग करनी है जो मैं कहूँगा। एंड पे आपने पूछना है मेरे से, सर इसमें रीड पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव करें या कि कोई एक चीज़ करनी है। आपसे पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रीड नहीं करवाऊंगा आज, सिर्फ एक चीज़ रीड करवाऊंगा, वो आपने पूछनी है एंड पे, खास तौर पे लाजमी पूछनी है, वो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, ये सॉरी कंट्रोल एक्टिविटीज़।
कंट्रोल एक्टिविटीज होंगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की। इसके साथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, वो आज रीड नहीं करने आपने, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। तसल्ली से कंसल्ट बिल्ड करेंगे। आपको जल्दी तो नहीं है ना कोई? मुझे भी कोई नहीं। तो आज आपने सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल एक्टिविटीज पढ़नी है और इसके साथ 2 क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में करने हैं, ये लाजमी है। अब यहाँ पे जिस तरीके से, जिस तरतीब से मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, आपने उसी तरीके से, उसी तरतीब से चलना है, ठीक है, ताकि कम वक्त में मिनिमम आप एफर्ट करके मैक्सिमम लर्निंग आपकी हो सके। इसलिए जो कह रहा हूँ पढ़ना है वो पढ़ना है, जो कह रहा हूँ करना है रिटन फॉर्म में वो करना है। तो आपने ये सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, ये वॉल्यूम 1 का अपेंडिक्स है, केस स्टडी 1, और दूसरा वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1B है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B नहीं है, ये क्वेश्चन, हाँ वो बात कहते हैं क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड किया, दरमियान में जगह नहीं बन रही थी तो फिट कर दिया इसको हमने। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट B नहीं है, बल्कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1B है, ठीक है। बुक में आप देखेंगे 1 के बाद 1 नहीं और 1B, ये आपने करना। स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में हम पहले तो कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे इंटरनल कंट्रोल के हवाले से, जो हम पहले कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ये एक तरह से तकरीबन आपकी सिर्फ रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स होगी। और जो दूसरी अहम चीज हमने स्टडी करनी है वो है सेल्स सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट इंटरनल कंट्रोल के हवाले से। सबसे पहले क्या, सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, हालांकि पहले लेक्चर से शायद चैप्टर 1 में मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट दिया था, वो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में था, कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। यानी ट्रांजैक्शंस जिस पॉलिसी एंड प्रोसीजर से गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है उसे इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। और हमने देखा था अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होता है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब हमें पहले डेफिनेशन बता रहा है, तो कोई मसला नहीं, अभी डेफिनेशन सीख लेते हैं। कहते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या है, यह है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कौन इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट और 2-4 वे गवर्नेंस। किस लिए, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, टू अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। अब इसमें 2 अल्फाज के ऊपर फोकस करवाना चाह रहा हूं आपको, 2 अल्फाज के ऊपर। एक है रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, एंटिटीज ऑब्जेक्ट, इन 2 के ऊपर जरा डिस्कशन को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए एंटिटी का ऑब्जेक्टिव कह रहा है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहा। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव इसके अलावा और भी होते हैं। जैसे एंटिटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। प्रॉफिट कैसे आता है, तो मैनेजमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, एंटिटी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। भाई एग्री करते हैं इस बात को, पहला एंटिटी का ऑब्जेक्टिव ये होगा, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है बाकी बात। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट होगा एंटिटी का ऑब्जेक्टिव, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट का लीगल होना भी जरूरी है। भाई अगर हम उनसे कहें कि जी चर्च बेचें, इससे बड़ा प्रॉफिट होगा, तो मैनेजमेंट चर्च बेचना शुरू हो जाएगी। उन्हें पता है भाई पकड़े गए ना तो बिजनेस भी बंद और खुद भी डायरेक्टर सारे जेल में बैठे होंगे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट भी अर्न करना है, प्रॉफिट का लीगल होना भी जरूरी है। यानी हमने कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी इंश्योर करना है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी इंश्योर करना है। ये भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। पहला ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट भी है, लीगल भी है, अब लोगों को बताना भी है ताकि लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल से क्या मुराद है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हो। ये 3 बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं दुनिया की किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी एंटिटी के। एग्री करते हैं। अच्छा पहली चीज मुझे ये बताइए, क्या इंटरनल कंट्रोल जो होंगे
वो किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए? पक्की बात है, सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए होंगे। दूसरा सवाल, ये इंटरनल कंट्रोल सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए होंगे, क्या इंटरनल कंट्रोल परफेक्टली इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए? भाई एक मिनट आ रही, ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, ऑडिटर क्या अपने प्रोसीजर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है? जब ऑडिटर अपने प्रोसीजर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, रीजनेबल एश्योरेंस करता है, तो क्या मैनेजमेंट अपने प्रोसीजर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकती है? नहीं। इसीलिए यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में लिखा है, इंटरनल कंट्रोल का मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, लेकिन ये सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। उसी तरह इंटरनल कंट्रोल भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नहीं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जहां पे रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड आएगा साथ में लिमिटेशन जरूर आएंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट क्यों नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशन। अच्छा, आखिरी अभी एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे बताना जरूरी नहीं था, वैसे पूछ रहा हूं। डेफिनेशन से एग्री करते हैं, इंटरनल कंट्रोल वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जो मैनेजमेंट और 2-4 वीक गवर्नेंस अडॉप्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, डिजाइन ऑपरेट करते हैं, किस लिए? ताकि उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो सके, रीजनेबल एश्योरेंस हो कि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। एग्री करते हैं? यानी अगर कंपनी के पॉलिसी एंड प्रोसीजर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किए होंगे, कंपनी ठीक तरीके से चलेगी, तो उसको प्रॉफिट भी होगा, लीगल भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही बनेगी। एग्री करते हैं? अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन, अभी मैं इनहेरेंट लिमिटेशन की तरफ लेके जाता हूं आपको, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो इन तीनों को कवर कर रहा है। अभी आपने कहा ऑडिटर के लिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव अहम है, या कुछ अहम है कुछ नहीं? सारे तो नहीं है। तो क्या इसका मतलब है ऑडिटर के लिए सारे का सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेलिवेंट नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है? जैसे ऑडिटर को इससे कोई गर्ज नहीं है, ऑडिटर को गर्ज है तो इससे कंप्लायंस में ऐसे लॉज जो इससे रिलेट करते हैं उससे गर्ज नहीं है, जो इससे रिलेट करते जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे सेल टैक्स। ठीक है, तो एक लाइन बोलने लगो, अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा, फिर आगे चलूंगा। कि सारे का सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर के लिए रेलिवेंट नहीं है, ऑडिटर को सिर्फ उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए जो उसके ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। एग्री करते हैं? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। भाई जाहिर है ऑडिटर ऑडिट करता है, वो नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता, तो मैनेजमेंट जो इंटरनल कंट्रोल वाला काम करती है वो कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशंस होंगी। वो लिमिटेशंस क्या हैं? पढ़ने से पहले ये चीज नोट कर लें, एग्जाम में जब कभी इनहेरेंट लिमिटेशंस आए, आपसे क्वेश्चन पूछे, आप क्या लिखेंगे? आपने आगे देखना, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पूछ रहा है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पूछ रहा है, वो पहला चैप्टर। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछ रहा है, ये लिखना। क्या भाई, क्या रीजन है जिनकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता? पहली रीजन, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट करना है इंसान, और इंसान गलती कर सकता है, खता का पुतला इंसान गलती कर सकता है। तो दुनिया में जो काम भी कोई इंसान करेगा उसमें गलती हो सकती है, ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ह्यूमन एरर हो सकता है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, बाज़ औक़ात मैनेजमेंट जानबूझ के खुद अपने बनाए हुए कंट्रोल को बाईपास करती है। ये याद है कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? चैप्टर 19 में, फ्रॉड वाले में, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और आपको दो मेन कंसेप्ट इसमें सिखाए थे कि टेक्निक्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कैसे करती है, कैसे करती, याद है? 6 बताए थे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तरीके, ठीक है। और फिर आपको बताया था प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और कंफर्म है, मुझे याद नहीं होगा सिवाय 2-3 स्टूडेंट से किसी को, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिस्क है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है।
इसको एड्रेस करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? एंट्रीज, बिजनेस रैशनल, नहीं याद? एक ट्रांजैक्शन, कुछ प्रोसीजर थे ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस कर रहे थे, कुछ प्रोसीजर थे एस्टिमेट्स के ऊपर बेस कर रहे थे, और कुछ थे बिजनेस रैशनल, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ये 3 बड़ी हेडिंग्स थी, उनमें से तीसरी हेडिंग की फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं थी, पहली 2 हेडिंग के सब पॉइंट्स भी थे। याद है किसी को क्लास में? जिसको याद है इंशाल्लाह पास इस दफा। अब बताएं, याद है किसी? ये ले, हालांकि याद होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? याद होने चाहिए थे ना, कल का थोड़ी पूछ रहा हूं, ये तो 2-3 हफ्ते पहले का काम है। याद होने चाहिए थे ना? नहीं है ना? अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और समझ जाएं क्या आई कैप क्यों पास नहीं करता। अभी भी आई कैप ही के ऊपर इल्जाम लगाना, आई कैप क्यों पास नहीं करता है? होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। अच्छा, महीना पड़ा है ये याद है, जो 4 महीने गुजर गए ये याद नहीं है। जो 4 महीने गुजर गए इसमें ये काम करना था मेरे भाई। अपनी एक अच्छी आदत बताऊं आपको, मैं रोज का काम रोज करता था, और अगर कभी डिले हो भी जाता था ना तो एज सून एज पॉसिबल उसको कवर करता था। महीना पहले 2-4 दिन का काम तो हो सकता है मेरा पेंडिंग होता था, लेकिन महीना पहले वाला काम मेरा कभी स्टूडेंट लाइफ में पेंडिंग नहीं हुआ। बहरहाल चले, मर्जी आपकी। C-FAB में इंशाल्लाह ऐसे कर लेंगे, अगर पहुंचे तो, या नहीं सॉरी ऐसे कर ले, जब पहुंचे तो। पहुंचेंगे जरूर, लगे हुए ना तो पहुंच जरूर जाएंगे। अब कब पहुंचेंगे ये थोड़ा सा अनसर्टन है, जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये हमने पहले पढ़ा। मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को खुद बाईपास करती है। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो पाती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट तो पता है ना, कि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो पॉसिबल होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, एक ही बंदा कई काम कर रहा होता है। और जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो भी ना, वहां पे भी फ्रॉड होते। क्यों भला? वहां पे फिर कोलिजन हो जाती है, दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं एक से ज्यादा लोग, लेकिन अगर आपस में मिल गए तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज का फायदा होगा? कोई नहीं होगा। फिर हर कंट्रोल का कुछ कॉस्ट होती है, कुछ बेनिफिट होते हैं। हर कंट्रोल की कुछ भाई हमने एक जगह पे इन्वेंट्री रखी हुई है, 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी होती है ऑन एवरेज उस कमरे में। उस 10,000 की इन्वेंट्री को सिक्योर करने के लिए 18,000 पर मंथ पे, बल्कि 25,000 पर मंथ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रख दे। क्यों ना रखें? नहीं रखेंगे तो चोरी हो जाएगी भाई। हाँ जी, इस इंटरनल की कॉस्ट है 25,000 और बेनिफिट है 10,000। तो ऐसा इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई नहीं करती जहां पे कॉस्ट ज्यादा हो बेनिफिट कम हो। लेकिन फिर इससे क्या होगा? छोटी छोटी चीजें चोरी होना शुरू हो जाएंगी। तो होने दे, वो नुकसान कम है। अगर कंट्रोल अप्लाई किया वो नुकसान ज्यादा है। तो इस वजह से भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते इंटरनल कंट्रोल में। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, बताइए क्या आप सेल ऑफ इन्वेंट्री, एक होती है सेल ऑफ इन्वेंट्री, एक होती है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ इन्वेंट्री बताइए रोज रोज होती है कि कभी कभार? और सेल ऑफ फिक्स एसेट रोज रोज होती है कभी कभार? कभी कभार। क्या आप सेल ऑफ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंटेंट रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, जो कि सेल ऑफ इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन डाटा डेबिट सेल क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा हो। क्या आप फिक्स एसेट की सेल के लिए अलग से अकाउंटेंट रखेंगे? क्योंकि वो तो सारा महीना फारिग बैठा रहेगा, 1-2 दिन में सिर्फ उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी इक्का दुक्का, वरना तो फारिग बैठा रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए कंट्रोल्स अप्लाई नहीं करते, रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। अब रूटीन वाले बंदे को भी यही काम दे देंगे, उसे कहेंगे यार तो सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं ना, कभी कभार ये भी करता हूँ। कहता ठीक है नो प्रॉब्लम, जहां मैं सेल्स की करता हूँ डाटा डेबिट सेल्स क्रेडिट, वहां पे फिक्स एसेट भी कर दूंगा डाटा डेबिट सेल्स क्रेडिट। यही करेगा ना, जब कंट्रोल अलहदा से बंदा नहीं रखेंगे उस वक्त तो यही करे। लेकिन ये फिर भी हमें मारा खाता है, क्यों भला? क्योंकि ये इसको फिर हम एंड में जाके रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेंगे, बजाय ये कि अलहदा से नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को भी कवर करें कंट्रोल्स में। जजमेंट्स, कंट्रोल्स पे जजमेंट अप्लाई करना होती है और जजमेंट फॉल्टी हो सकती है। जजमेंट फॉल्टी हो सकती है। जैसे ऑडिट प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें जजमेंट अप्लाई होती है ना, तो इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई करते हुए भी तो जजमेंट होगी।
वो फॉल्टी हो सकती है। अब सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, ये ठीक है, कंट्रोल अच्छा है, अब किस कंपनी के लगाने हैं, ये जजमेंटल डिसीजन है ना। अब हो सकता है हमें थकी हुई कंपनी के लगा बैठे, वो पता चले हर दूसरे दिन खराब रहते हैं, तो कंट्रोल्स तो इफेक्ट हो गए। तो कंट्रोल्स में भी जजमेंट अप्लाई होती है जो कि फॉल्टी हो सकती है। ये है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कुछ को समझ आई? अभी तक हमने क्या सीखा? इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन और इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस। अगर लिमिटेशन, इन दोनों में से ज्यादा अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेशंस हैं। समझ आ गई? एग्जाम में आई रिप्रोड्यूस कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मैनेजमेंट की और ऑडिटर की। मैनेजमेंट की क्या? इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और उसकी मॉनिटरिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? इंटरनल ऑडिटर की। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल किसकी है? हमारी नहीं, मॉनिटरिंग। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है फिर? टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना कंट्रोल की। किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। बड़ा था रिस्क असेसमेंट में। टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, टू assess risk of material misstatement at assertion level and financial statement level। तो उसकी पहली जिम्मेदारी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। अगर अंडरस्टैंडिंग से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना उसकी जिम्मेदारी है, कंट्रोल को टेस्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। और अगर उसे कोई डेफिशिएंसीज नजर आए तो दो साबिक होना, उसको कम्युनिकेट करना। जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं ना कंट्रोल्स की, तो या तो पता चलता है कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है। अहम चीज इस चैप्टर में, सबसे अहम चीज है ये कंसेप्ट, ये पहले भी एक दफा बताया था। जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे, कुछ कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे। स्ट्रांग कंट्रोल्स का क्या करना है? टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ। और वीक का क्या करना है? कुछ तो करना है, कुछ तो लेटर ऑफ वीकनेस के जरिए से कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो ये काम करने हैं, तो कंट्रोल को टेस्ट करना। अच्छा, इसके साथ लिखा इफ, क्या मतलब? अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो फिर टेस्ट करने हैं, वरना नहीं करना है। टू कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इफ आइडेंटिफाइड, अगर आइडेंटिफाई हुई फिर कम्युनिकेट करना, वरना नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग हर हाल में ऑब्टेन करनी है। क्या ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, कंट्रोल को टेस्ट करना, अगर स्ट्रांग हो कम्युनिकेट करना, अगर डेफिशिएंसीज हो ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल आईएसएस के मुताबिक इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद केस स्टडी की तरफ चलते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट के ऐसे हैं बेहतरीन, आपने जिंदगी में कभी ऐसे अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं देखे, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मिट कर सकते हैं? क्यों मिट नहीं कर? काम कर सकते हैं, मिट नहीं कर सकते। क्यों? दो रीजन, एक तो ये कि रिक्वायर्ड है, और दूसरा रीजन क्या है कि इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी अच्छे हों, हमेशा उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, जिस तरह ये कंसेप्ट है, कैन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मिटेड अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, क्या सिर्फ इंटरनल कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके ऑडिट कंप्लीट किया जा सकता है? आपने कहा नहीं। उसी तरह का एक और कंसेप्ट था, क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके किसी एरिया पे एविडेंस लिया जा सकता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, अब यहां पे आपने कहा सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, टेस्ट ऑफ डिटेल ना करें? भूल गए, चैप्टर 15 को जाके देखिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर में, उसमें इस बात का जवाब है कि हाँ जी, नॉर्मली हम दोनों करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, लेकिन अगर रिस्क कम हो और एनालिटिकल प्रोसीजर से मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हो तो फिर, क्योंकि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेना तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर फिर भी हो जाते हैं। ये उससे मिलता जुलता ना, स्टाइल उससे मिलता जुलता है। वहां पे पढ़ा था क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स को मिट करके? उसने कहा था यस, कंडीशन के साथ।
यहां पे हम कह रहे हैं कि क्या अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो बोथ हम टेस्ट कर लें, सब्सटेंटिव फंक्शन को मीट कर सकते हैं? नो। कुछ बात समझ आई इसकी? आगे चलें। ये था थ्योरेटिकल काम। अब आते हैं केस स्टडी की तरफ। पहले आपको बताते हैं सिस्टम, इसका समझाते हैं होता क्या। सेल सिस्टम इंटरनल कंट्रोल है ना। क्या हमें हर एरिया पे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, सेल्स में होंगे, परचेज में होंगे, डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे, रिपेयर एक्सपेंस वगैरह वगैरह। लेकिन हमने कंट्रोल्स को 5 बड़े हिस्सों में क्लासिफाई किया है। 5 बड़े हिस्सों में क्लासिफाई। आई कैप कहता है हर एरिया के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप 5 एरियाज की जो रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लें, काफी है। हमने जब भी किसी भी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करनी है, 5 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लें। सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट सिस्टम, कैश एंड बैंक सिस्टम। अच्छा पहले मुझे बताइए, मैंने सेल्स क्यों नहीं कहा, सेल्स सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि उसके साथ डेटर्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह भी अगर आए वो भी कवर हो जाएंगे। परचेज सिस्टम क्यों कहा, परचेज क्यों नहीं कहा? क्रेडिटर्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह का भी 1-2 स्टेप्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगर आप इन 5 बड़े, ये 5 मेजर सिस्टम होते हैं किसी भी कंपनी के। अगर आपने इन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली तो उसके सारे इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में जिसमें हमने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, अगर हम इसमें कितने सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे? 5। कौन कौन सा? सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक। कैश के साथ बैंक भी शामिल है, इन्वेंट्री के साथ फिक्स एसेट भी, क्योंकि मिलते जुलते कंट्रोल है। पेरोल, परचेजेस और सेल्स। अच्छा इसमें गैस कीजिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछता है? सेल्स, परचेज और इन्वेंट्री। सेल, परचेज और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी स्टॉक काउंट। और अगर आपको याद हो तो इसके क्वेश्चन हमने किए हैं कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक काउंट हुआ है, इसमें से प्रॉब्लम, जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में इन्वेंट्री का आइडिया कर रहे थे तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, फिर रिपीट करवा दूंगा क्विकली। 5 सिस्टम जिस दिन आपने समझ लिए और इनके 2-2 क्वेश्चन कर लिए, ये चैप्टर खत्म। आज हम पहला सिस्टम करने जा रहे हैं, जो कौन सा है? सेल सिस्टम। बजाय ये कि मैं आपको जो किताब में लिखा हुआ है वो कवर करवाना शुरू कर दूं, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पहले मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली सेल्स की ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, कैसे कितने डिपार्टमेंट से गुजरती है, और एंड में जाके कहां पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है, और खास तौर पे इसकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी बनती है, ताकि जब आप इसको पढ़ें ना तो आपको ये पता हो कि गुड डिस्पैच नोट किसको कहते हैं, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। स्टार्ट करें। क्या मैं आपको सिखाने जा रहा हूं? सेल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का अब मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा। वॉक थ्रू का मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सेल सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या सेल्स से रिलेटेड सारे का सारा काम एक ही डिपार्टमेंट में होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के कंसेप्ट को सामने रखते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अब जरा गौर से सुनिएगा। जब कभी किसी कस्टमर ने हमसे चीजें खरीदनी होती है, वो हमारी कंपनी में आता है, और वो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, जिसका काम ये होता है कस्टमर के साथ सेल्स ऑर्डर एग्री करना। सेल्स ऑर्डर का काम क्या है? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करना सेल का। वो हमारे लिए सेल्स ऑर्डर होगा, उस कस्टमर के लिए परचेज ऑर्डर होगा, हम उसको सेल्स ऑर्डर ही कहेंगे। सेल्स ऑर्डर एग्री करना। जब भी कस्टमर सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में आता है, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा देख रहा होता है, वो देखता है कि ये फ्रेश कस्टमर है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अगर फ्रेश कस्टमर है तो उसे कहता है भाई आप मेरे पास ना आए, हमारा साथ एक दूसरा डिपार्टमेंट है क्रेडिट डिपार्टमेंट, उधर चले जाए। वो आपकी बैकग्राउंड सर्च करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, मार्केट में रेपुटेशन देखेगा आपकी क्या है,
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा और उस लिहाज से डिसाइड करेगा कि आपको कितने तक का उधार माल बेचना चाहिए, और एक लिमिट साइन कर देगा जिसे कहते हैं क्रेडिट लिमिट। अगर वो फर्ज कीजिए क्रेडिट लिमिट 5 लाख की सेट होती है तो इसका मतलब है हम आपको 5 लाख तक का उधार माल बेच देंगे, इससे ज्यादा का नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप 5 लाख तक की आपकी हैसियत है, इससे ज्यादा की अगर इससे ज्यादा बेचा ना तो बैड डेट हो जाएगा, रिस्क ऑफ बैड डेट बढ़ जाएगा। फ्रेश कस्टमर हुआ तो उसे किधर भेज देना है, क्रेडिट डिपार्टमेंट ये सारे काम करेगा। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हुआ तो उसकी ऑलरेडी क्रेडिट लिमिट सेट हुई होगी, तो यहां पे जो बंदा बैठा हुआ है ये चेक करेगा कि क्या इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से इसकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा तो नहीं बैलेंस हो जाता। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करने से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसकी क्रेडिट लिमिट से बढ़ रही हो तो वो क्या करेगा, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर विद इन क्रेडिट लिमिट हो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पे रुक के पहले मुझे बताइए, क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले को क्रेडिट लिमिट चेक करनी चाहिए? फिर बताइए, क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले को क्रेडिट लिमिट चेक करनी चाहिए? बिल्कुल उसने की। फर्ज कीजिए ऑर्डर क्रेडिट लिमिट के अंदर था, फिर उसने देखा कि क्या मेरे पास ये इन्वेंट्री मौजूद भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूं बाद में पता चले इन्वेंट्री नहीं है। उसने साथ इन्वेंट्री का बैलेंस भी देखा, क्या इन्वेंट्री का बैलेंस भी देखना चाहिए? अगर कोई कंपनी इन्वेंट्री का बैलेंस देखे बगैर ऑर्डर कर लेती है, सही करती है कि गलत? उसका सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। उसने इन्वेंट्री का बैलेंस भी देखा और फिर बैलेंस भी मौजूद था, ठीक है, क्रेडिट लिमिट भी उसने चेक कर ली और बैलेंस भी मौजूद था। फिर उसने क्या किया कि एक ऑर्डर बनाया पेज के ऊपर, कस्टमर के साथ वो ऑर्डर एग्री कर लिया। बताइए ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी बना रही है जिसका नाम क्या है, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, इसकी प्री नंबरिंग होनी चाहिए। प्री नंबरिंग तो आपको पता है हर डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए जो कंपनी में बनती है। अच्छा अहम क्वेश्चन, अब ये जजमेंटल क्वेश्चन है, क्या ये जो बंदा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ कस्टमर के साथ सेल्स ऑर्डर एग्री कर रहा है, इसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि प्राइस को चेंज कर सके? इसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए क्रेडिट लिमिट को चेंज कर सके? ना क्रेडिट लिमिट को चेंज करने की अथॉरिटी होनी चाहिए ना प्राइस को। क्यों? क्रेडिट लिमिट को चेंज करने की अगर अथॉरिटी सेल्स ऑर्डर वाले के पास होगी ना, ये अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के बयान करने के लिए कि मैंने देखो इस साल मैं 50 मिलियन की सेल्स बुक की है, मैंने बढ़ाने चढ़ाने के लिए पुअर कस्टमर को भी क्रेडिट सेल करता रहेगा। और अगर इसको प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी हुई तो कस्टमर से पहले हाई प्राइस एग्री कर लेगा, फिर कहेगा डिस्काउंट दिलवाऊं तुम्हें, कस्टमर कहेगा दिलवा, वो कहेगा अच्छा फिर 50-50 करेंगे। तो 10 रुपए की चीज अगर ये 5 रुपए में भी बेच सकता है, इसको अथॉरिटी मिली हुई है, तो पहले कस्टमर के साथ 10 रुपए एग्री कर लेगा, फिर कस्टमर से कहेगा 5 पे बुक कर देता हूँ, 2.5 रुपए मुझे दे देना। कंपनी को नुकसान हो रहा होगा, इसको फायदा। याद रखिए यहाँ पे जो इस सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में बंदा बैठा हुआ है, इसको क्रेडिट, अब गौर से सुनिएगा, अल्फाज टेक्निकल होने जाने लगे, इसको क्रेडिट लिमिट चेक करनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए। ये जुमला समझ आया आपको? सेल्स ऑर्डर पे जो बंदा बैठा है इसे क्रेडिट लिमिट चेक करनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए। सेट दूसरा बंदा करे, इसको ये चेक करना चाहिए कि जो रेट ऑर्डर एग्री हो रहा है ना वो अप्रूव्ड है, इसको उस रेट को चेंज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यहां तक एग्री कर, सेल्स ऑर्डर साइन हो गए, अब एक कॉपी कस्टमर लेके चला गया, एक कॉपी अपने पास रह गई सेल्स ऑर्डर के, और एक कॉपी उसने अपने अगले डिपार्टमेंट्स को भिजवा दी। क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ना, आपने कहा है कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, तो एक डिपार्टमेंट तो सेल्स की ट्रांजैक्शन में, एक जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है क्रेडिट डिपार्टमेंट जो साइड पे होकर बैठा है फ्रेश कस्टमर के लिए, एक है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, और कौन है डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, और जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स ऑर्डर वाला क्या करता है, सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी कस्टमर को दी, एक अपने पास रखी, और एक कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर दी। आगे कौन कौन डिपार्टमेंट है भला? डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब हम आते हैं डिस्पैच डिपार्टमेंट पे। चलिए
अच्छा मुझे बताइए, डिस्पैच पे जाने से पहले मैं इंश्योर कर लूं, क्विक रिवीजन कर लें। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या बन रही है? सेल्स ऑर्डर। इस डॉक्यूमेंट के बनने में अहम तरीन कंट्रोल कौन कौन से है? क्रेडिट लिमिट सेट हो रही हो, क्रेडिट लिमिट चेक हो रही हो, इन्वेंट्री बैलेंस चेक हो रहा हो, प्री नंबरिंग हो, किसकी? डॉक्यूमेंट का नाम, सेल्स ऑर्डर की, और रेट्स ऑथोराइज्ड हो, प्राइस डिस्काउंट वगैरह सारे जो डायरेक्टर ने ऑथोराइज किए हैं वो। चलिए ये मेरी तसल्ली हो गई है, आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ। अगला डिपार्टमेंट है डिस्पैच डिपार्टमेंट। डिस्पैच डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी सेल्स ऑर्डर इसके पास आए हैं उनको डिस्पैच करना है उनकी ड्यू डेट के लिहाज से। ये देख लेता है कि मेरे पास जितने भी सेल्स ऑर्डर आए हैं आज की डेट में कौन से डिस्पैच करने हैं, कल की डेट में कौन से करने हैं, परसों की डेट में कौन से, ये उनकी तरतीब लगा लेता है। सुबह आता है, उसको पता होता है कि आज मैंने कौन कौन से सेल्स ऑर्डर को डिस्पैच करना है। ये इन्वेंट्री या वेयर हाउस डिपार्टमेंट से चीजें मंगवाता है। वेयर हाउस वाला कहता है ठहर जाओ, ये चीजें तुमने घर लेके जानी है। सेल्स वाला, ये डिस्पैच डिपार्टमेंट वाला क्या कहता है? कहता है अपने घर नहीं लेके जानी, ये देखो सेल्स ऑर्डर। ये जेहन में रखे। इन्वेंट्री वाले में ना ये कंसेप्ट लिंक करवाऊंगा मैं आपको कि जब इन्वेंट्री निकल रही हो तो इन्वेंट्री वाला क्या देखता है? सेल्स। अभी हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इन्वेंट्री के नहीं कर रहे। तो सेल्स ऑर्डर दिखा के इन्वेंट्री ले आता है, उसकी करता है पैकिंग। ठीक है, अपने बेसिकली जूनियर से कहता है इसकी पैकिंग। जूनियर जब पैकिंग कर देते हैं ना तो उनको बंद करने से पहले वो कहता है 1 मिनट ठहर जाओ, मैं जरा रीचेक कर लूं कि क्या चीजें सेल्स ऑर्डर के मुताबिक ही हैं। वो चीजों को रीचेक करता है और इस सबूत के तौर पे कि ये जो बंद डब्बा है, कार्टन है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, सबूत के तौर पे एक गुड डिस्पैच नोट बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे क्या कहते हैं? गुड डिस्पैच नोट या जीडीएन या शिपिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। उसमें उसने नोट किया होता है कि कौन कौन सी चीजें डिस्पैच की जा रही हैं इस डब्बे के अंदर, लिस्ट बनाता है, आगे जो चीजें डिस्पैच की वो लिखता है और इसको सेल्स ऑर्डर के साथ कंपेयर करता है। सेल्स ऑर्डर के साथ क्यों कंपेयर करता है गुड डिस्पैच नोट को? ताकि सेल्स ऑर्डर के मुताबिक ये ना उधर उसने ग्रे मंगवाई है हम ब्लैक बेच दें, उसने 10 मंगवाई है हम 50 बेच दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर गुड डिस्पैच नोट पे साइन करता है अपने और भेज देता है। और भेजने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने ही ट्रांसपोर्टर होता है या कोरियर वालों के थ्रू भेजते हैं। अपना ट्रांसपोर्टर हो या कोरियर वाला हो, उसको कहते हैं भाई जब तुम उस बंदे कस्टमर के पास पहुंचो ना तो उससे एक्नॉलेजमेंट ले लेना कि उसने ये चीजें वसूल पाई हैं। ये ना हो कल कला को कहे मुझे तो वो चीजें मिली ही नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर ले लेना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर किस चीज की एक्नॉलेजमेंट? के गुड्स उसको मिल गई है। ये 4-5 दिन के बाद आती है या 10 दिन के बाद, लेकिन आके ना डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाती है, सेल्स की डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाती है एक्नॉलेजमेंट। और ये लीगल केस अगर कभी डिस्प्यूट राइज हो ना उसमें काम आती है एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, अब ये सिस्टम, ये सारा काम किया किसने? गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट वाले ने। फिर इसने गुड डिस्पैच नोट की एक कॉपी तो कस्टमर को भिजवा दी जिसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट होके वापस उसको मिलते। एक कॉपी अपने पास रखी और एक कॉपी क्या की? एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दे। अब अगला डिपार्टमेंट कौन सा है? भाई, लेकिन अगले डिपार्टमेंट में जाने से पहले मुझे बताइए, क्विक रिवीजन करना चाहता हूं मैं। डिस्पैच डिपार्टमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या बनती है? गुड डिस्पैच। गुड डिस्पैच नोट को बनाने में कंट्रोल्स, बड़े बड़े कंट्रोल्स क्या है इस डिपार्टमेंट पे? इस डिपार्टमेंट में कंट्रोल्स हैं कि गुड डिस्पैच नोट को मैच किया जाता है सेल्स ऑर्डर के साथ। इसमें गुड डिस्पैच नोट के ऊपर उस सीनियर के सिग्नेचर होते हैं। इसमें कंट्रोल्स है कि कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट ली जाती है। क्लियर? अब आता है इनवाइसिंग वाले डिपार्टमेंट। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितनी भी गुड्स डिस्पैच हो गई हैं सबकी इनवाइस बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने गुड डिस्पैच कर दी ना 10 और इनवाइस भेजी 9 की, गैस कीजिए जिस कस्टमर को चीजें मिल गई हैं और इनवाइस नहीं मिली वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, वो हमें, और इसका मतलब है हमें नुकसान हो गया कि चीजें भेजी थी, इनवाइस नहीं भेज सकी, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ एसेट, हमारा पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है
वैसे तो ये भी जरूरी है कि जितने सेल्स ऑर्डर एग्री हुए सबकी गुड डिस्पैच हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जितनी गुड डिस्पैच हो गई है ना सेल में, क्योंकि अगर सेल्स ऑर्डर एग्री कर लिया टाइम पे गुड डिस्पैच नहीं ना, एक कस्टमर आएगा फोन करेगा और कुछ ऊंच नीच बोल के कहेगा अभी गुड डिस्पैच करो, वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर डिस्पैच कर दी इनवॉइस ना दी, एक वैसे में उसने कहा गुड डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं करते कि कितनी डिस्पैच की थी, कितनी इनवॉइस बनी है, दोनों टैली करती हैं कि नहीं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वीक कंट्रोल। एक क्वेश्चन में केस स्टडी में उसने कहा कि जैसे ही ऑर्डर आता है हमारा रिसीवेबल का मॉड्यूल लिंक आईटी सिस्टम यूज होता है, रिसीवेबल का सिस्टम सेल्स ऑर्डर के साथ लिंक है, जैसे ही सेल्स ऑर्डर में एंट्री होती है उधर रिसीवेबल में भी एंट्री हो जाती है, डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट। बताइए सिस्टम ठीक है गलत? ठीक है। क्यों वीक है? सेल्स ऑर्डर पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, गुड डिस्पैच नोट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। या अगर इनवाइस उसी दिन बन रही है तो इनवाइसिंग के साथ उसको लिंक करना है, सेल्स ऑर्डर के साथ सिस्टम लिंक नहीं करना। सेल्स और डेटर का सिस्टम सेल्स ऑर्डर के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, डिस्पैच डिपार्टमेंट या इनवाइसिंग के साथ लिंक होना चाहिए अगर दोनों सेम डे पे हैं, और अगर दोनों डिफरेंट डेज पे हैं तो फिर डिस्पैच के साथ, डिस्पैच में सेल इनवाइसिंग की तरफ आ जाता है। इनवाइसिंग वाले डिपार्टमेंट का एक काम है उसने सेल इनवाइस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सेल दुनिया की छोटी से छोटी सेल इनवाइस हो या बड़ी से बड़ी, उसमें दो चीजें जरूरी हैं। वैसे तो डेट वगैरह भी होती है उसमें, क्वांटिटी, रेट या प्राइस, और आगे टोटल अमाउंट। इसका काम क्या है? इसने एक सेल हुई है या 50 चीजों की सेल हुई है, इसने लिस्ट बनानी है, हर चीज के आगे लिखेगा क्वांटिटी, फिर लिखेगा रेट, और आगे कैलकुलेशन मारेगा जो भी डिस्काउंट वगैरह और दूसरी है। क्वांटिटी को मैच करेगा किसके साथ? गुड डिस्पैच ने। रेट को मैच करेगा किसके साथ? सेल्स ऑर्डर के साथ, सेल्स ऑर्डर के साथ। क्योंकि देखिए अगर सेल्स फर्ज कीजिए ऑथोराइज रेट पे नहीं भी है तो अब एग्रीमेंट हो गया ना, अब तो मजबूरी है। वो अगर सेल ऑथोराइज रेट पे नहीं है तो सेल्स ऑर्डर वाले का कसूर है, इनवाइसिंग वाले का कसूर। इनवाइसिंग वाले ने तो एग्री रेट पे सेल इनवाइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों में फर्क है। क्वांटिटी किसके साथ मैच कर रहा है? जीडीएन के साथ। और प्राइस सेल। एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्वांटिटी भी सेल्स ऑर्डर के साथ क्यों नहीं मैच कर लेता, वहां पे तो क्वांटिटी भी आ रही होती है, वो टोटल आ रहा है, बाज़ औक़ात डिस्पैच इंस्टॉलमेंट्स में होती है। तो ये तो नहीं कि अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो एक इंस्टॉलमेंट भेजिए और पूरी लॉट की आप इनवाइस भेज दें उसको, कस्टमर तो पेमेंट नहीं करेगा। तो क्वांटिटी गुड डिस्पैच नोट के साथ मैच करनी है और प्राइस सेल्स ऑर्डर के साथ। फिर इसने कैलकुलेशन मारी, मल्टीप्लिकेशन, डिस्काउंट वगैरह, और एंड पे एक दूसरे बंदे ने इसको रीचेक किया। रीचेक क्यों किया? कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि याद रखिए अगर सेल इनवाइस गलत, डायरेक्ट इसका इफेक्ट इनकम पे होता है। अगर सेल इनवाइस गलती से ओवर रिकॉर्ड होगी ना ज्यादा अमाउंट की, तो वो ठीक हो जाती है, कैसे भला? कस्टमर करेक्ट करवा जाता है। लेकिन अगर वो कम रिकॉर्ड होगी ना सेल, फिर आपका सीधा सीधा, ये बैड डेट भी नहीं है, बैड डेट में तो फिर आपका दूसरे बंदे पे एहसान होता है ना कि यार तुमने पैसे देने थे मेरे, मैंने माफ कर दिए। इसमें तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि पैसे लेने भी है उससे, तो वो कहेगा ये लो भाई कल देने थे मैंने पैसे, ये लो आधे पैसे आप भी ले लो। तो इसीलिए सेल दुनिया में याद रखिएगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम पता है कंपनी का कौन सा होता है? सबसे ज्यादा 5 में से सेल सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये डायरेक्टली उनके लिंक। आपने कभी नोट किया हो शायद, कभी आप बैलेंस लोड करवाए ना, वैसे तो वो भी जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कॉल करेंगे ना तो पैसे कटने में 1 सेकंड का गैप भी नहीं आएगा। एक दफा ये जो वारिद के जो थी कंपनी जहाँ जायज की थी, उनमें प्रॉब्लम आई, वो ना कॉल करते थे ना तो 24 घंटे के बाद कोई बैलेंस डिडक्ट होता था, इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, बैलेंस डिडक्ट नहीं हो रहा था। वो लोगों ने पूरे पूरे दिन की कॉल्स की, कुछ 2-4 दिन तक ये मसला रहा था। तो ये सीधा सीधा लॉस ऑफ रेवेन्यू है। अगर आप सेल्स सिस्टम आपका वीक है तो सेल्स सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नॉर्मली कंपनीज के ज्यादा होते हैं, और खासतौर पर इनवाइस की रीचेकिंग जरूर। तो मुझे बताइए इनवाइसिंग सिस्टम में सबसे अहम डॉक्यूमेंट, इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट हो रही है?
सेल इनवाइस, और इसमें अहम कंट्रोल्स क्या अप्लाई होते हैं? इसको कंपेयर करना है गुड डिस्पैच नोट के साथ, सेल्स ऑर्डर के साथ, और इसकी रीचेकिंग होनी चाहिए। अब आ जाए एंड में वो डिपार्टमेंट जो हमारा फेवरेट है। ये वाहिद डिपार्टमेंट है जो हमारी बोली जानता है। हमारी बोली क्या होती है भला? डेबिट क्रेडिट की। सेल्स ऑर्डर वाले को डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, डिस्पैच वाले को डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, इनवॉइसिंग वाले डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, जीएल वाले को डेबिट क्रेडिट का पता है। इसका काम ये होता है जितने भी इनवॉइसेस हैं इन्हें सिस्टम में रिकॉर्ड करना, जितनी भी सेल इनवॉइसेस हैं इन्हें सिस्टम में रिकॉर्ड करना। ये क्या करता है आप जरा सुनिए। जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के दो काम होते हैं, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग का मतलब क्या है? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना। और अगर आपकी कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और याद है तो आपको पता होगा जर्नल से जब पोस्टिंग होती है ना लेजर में, तो दो लेजर में होती है, एक जर्नल लेजर में, एक सब्सिडरी लेजर में, जिसे हम जर्नल लेजर को कहते हैं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल, और जिनका रिकंसाइल होना जरूरी है। नहीं याद आया ना? ये कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था कि जर्नल से पोस्टिंग होगी लेजर में। लेजर दो तरह के होते हैं, एक जनरल लेजर यानी कंट्रोल अकाउंट, दूसरा सब्सिडरी लेजर जिसे सेल्स लेजर भी कहते हैं। दोनों जगह पे रिकॉर्डिंग हो और मंथ एंड पे दोनों का टोटल मैच करना चाहिए, जो क्वेश्चन में नहीं होता था और आप कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बनाते थे। कितने स्टूडेंट को याद आया कि ये इस तरह का कोई टॉपिक था अकाउंटिंग में? शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करना क्या है। अब मैं बताऊंगा नहीं कंट्रोल क्या है, कंट्रोल आपने खुद बताना है। सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, फिर काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कितनी रिकॉर्ड हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक कंट्रोल है, इसका नाम क्या है? बैच टोटल। शाबाश, यहाँ बैच टोटल। ये किस लिए परफॉर्म किया गया है? कैचोर करने के लिए 10 की 10 रिकॉर्ड हो गई, 9 या 11 तो नहीं हुई। एक ये कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल, जब रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर की रिकंसिलिएशन। ये किस लिए? कि पोस्टिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई, पोस्टिंग में कोई गलती तो नहीं होगी। ये तो नहीं कि एक सेल इनवॉइस कंट्रोल अकाउंट में टोटल सही गया है और सब्सिडी लेजर में एक बंदे के अकाउंट में, एक कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं गए, ट्रांसफर ही नहीं भूल गया। तो ये रिकंसिलिएशन काम की बनती है कि नहीं? कंट्रोल है कि नहीं? क्या कंट्रोल है? रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन तो हमेशा कंट्रोल होता है ना। आखिरी क्वेश्चन इस सिस्टम का, जो जिस स्टूडेंट ने जवाब दे दिया वो इंटरनल कंट्रोल का आज की क्लास का मास्टर। क्या सेल्स सिस्टम में जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बंदे से ये गलती हो सकती है कि 10 सेल इनवॉइसेस थी, टोटल सही कंट्रोल अकाउंट में गया, 10 की 10 सेल इनवॉइसेस सेल्स लेजर में गई, सब्सिडी लेजर में 10 की 10 गई, लेकिन ए की बजाय बी के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए। हो सकती है। इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए? रिकंसिलिएशन नहीं होगा क्योंकि टोटल तो सेम है। स्कैन लेजर भी नहीं होगा। अकाउंट स्टेटमेंट। शाबाश, दोनों ने बिल्कुल। अकाउंट स्टेटमेंट, आप जब इंडिविजुअल डेटर्स को अकाउंट स्टेटमेंट भेजेंगे वो कहेंगे भाई ये तो मेरा बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, जिसका बैलेंस कम होगा ना वो चुप रहेगा, वो चुप रहेगा, लेकिन जिसकी आपने एंट्री डाली है अकाउंट में वो कहा भाई चीजें तो भेजी थी मुझे, ये एंट्री किस किस की है, इसको ठीक करो। चेक भाई, क्लियर हुई है बात? ठीक है। हम आईटी वाले कंट्रोल्स भी आ सकते हैं, चेक डिजिट वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम मैनुअल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसने जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने सबसे अहम काम क्या किया? रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। और इसमें कंट्रोल अहम कौन कौन से थे? रिकंसिलिएशन, अकाउंट स्टेटमेंट और बैच टोटल। अब सुनिए जरा, अब इसको हम जो किताब, ये तो सिस्टम आपको समझाया जो किताब में नहीं लिखा हुआ था,
लेकिन अब अगर सिस्टम सारा आपको समझ आ गया ना, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सेल्स सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। बताइए क्या एक ही डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ड्यूटीज की वजह से डिफरेंट है। 4 डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं हम नॉर्मली किसी भी सिस्टम को। 4 डिपार्टमेंट्स में किस किस में क्लासिफाई किया आप? पहला सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा डिस्पैच डिपार्टमेंट, तीसरा इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये आपको पता चल गया हर डिपार्टमेंट क्या काम करता है। चलिए, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है, वो जरा सुन लें। इसका मकसद है कि क्रेडिट लिमिट चेक करें, रेट्स ऑथोराइज्ड हो, इन्वेंट्री अवेलेबल हो, और सारे के सारे कंप्लीट ऑर्डर जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह कंप्लीट हो, वो ऑर्डर एग्री करे क्लाइंट के साथ। क्लियर? यह है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अब ये कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से ही कंट्रोल एक्टिविटीज निकलती हैं। फर्क इनमें थोड़ा सा है। क्या? कंट्रोल एक्टिविटीज जरा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ बताई जाती हैं और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज जनरल होती है। तकरीबन एक ही। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी में फर्क क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जेनेरिक लैंग्वेज में हम बताते हैं कि अब देखिए, मैं 2 स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, आपने इसमें से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी को अलग-अलग करना है। पहली स्टेटमेंट, कस्टमर को सेल करने से पहले उसकी क्रेडिट लिमिट चेक करें। नहीं, पहले सुन ले दोनों। क्रेडिट लिमिट चेक करें। दूसरा, सिर्फ रेप्यूटेबल कस्टमर को सेल हो। दोनों स्टेटमेंट समझ आई? एक है सिर्फ रेप्यूटेबल कस्टमर को सेल की जाए, दूसरा कस्टमर को सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट करो और ऑर्डर अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करो। इनमें से कौन सी जेनेरिक फॉर्म है? जो बताई थी कि रेप्यूटेबल कस्टमर को सेल हो या ऑथोराइज कस्टमर को सेल हो। सिर्फ ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। जेनेरिक लैंग्वेज है ना, जेनेरिक लैंग्वेज है। और ये जो है क्रेडिट लिमिट वाली, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। अभी कंसेप्ट समझ नहीं, क्योंकि मैंने असल में पहले कंट्रोल एक्टिविटी, क्योंकि मुझे ये डर था कि आप रूटीन के मुताबिक आंखें बंद वैसे जवाब ना दे दें। सर पहले हमेशा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ही आप पूछेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आखिरी, कंट्रोल है कि जितने भी गुड्स डिस्पैच नोट, एक मिनट है, 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने ढूंढना है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कौन सा है, कंट्रोल एक्टिविटी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट, जितने भी गुड्स डिस्पैच हैं सबकी सब इनवाइस, सबकी इनवाइस होनी चाहिए। एक ही है। दूसरी स्टेटमेंट, गुड डिस्पैच नोट की लिस्ट बनाओ सीक्वेंशली प्री नंबर्ड, सेल इनवाइसेस की लिस्ट बनाओ सीक्वेंशली प्री नंबर्ड, और दोनों को मैच करो। अब ये क्या है? एक्टिविटी। और जो पहले था ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही एक्टिविटीज बनाई जाती हैं, और ये एक्टिविटी ज्यादा डिटेल होती है। अब देखिए, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या आपको ऐसे गुड डिस्पैच नोट सामने नहीं आ जाएंगे जिसकी इनवाइस बनी ही नहीं, भाई ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि देयर शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग इन जर्नल लेजर। देयर शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल लेजर। एक ही है। दूसरा, सेल्स लेजर शुड बी पीरियडिकली रिकंसाइल्ड विद डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये एक्टिविटी है रिकंसिलिएशन पर, और ये एक्यूरेट और कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को ही चेक करने के लिए कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन बनती है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती है ना, ये ज्यादा स्पेसिफिक वर्डिंग में बताई जाती हैं, और अक्सर इनमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में भी होता है,
लेकिन याद रखें कंट्रोल एक्टिविटी में तो कंफर्म होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में कभी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र होता है, कभी नहीं होता। कंट्रोल एक्टिविटीज में कंफर्म डॉक्यूमेंट्स का। तो ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी में फर्क समझ आ गया ना। एक ऑब्जेक्टिव मकसद सीए करना है, एक एक्टिविटीज कैसे करना है, आना लेक्चर लेने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करनी पड़ेगी, जो नहीं की अब आखिरी महीने करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जो अब पूछने का टाइम नहीं रहा, ठीक है, अब तो सेशन खत्म होने के करीब आ गया ना, केस स्टडी कर वगैरह वगैरह। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा अब चलते हैं आगे। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यानी सेल्स ऑर्डर वाला बंदा अलहदा हो, डिपार्टमेंट डिस्पैच करने वाला बंदा अलहदा हो, इनवॉइस बनाने वाला बंदा अलहदा हो, रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा अलहदा हो। अगर कहे किसी क्वेश्चन में सेल्स ऑर्डर वाला बंदा ही क्रेडिट लिमिट अप्रूव कर रहा है, हम कहेंगे हमें सेग्रीगेटेड ड्यूटीज की ऐसी की तैसी फिर गई, तो वीकनेस है। क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले को क्रेडिट लिमिट चेक करनी चाहिए? सेट नहीं करनी चाहिए। सेट कौन करेगा? क्रेडिट वाला। सेट फॉरन मैंने मिटा दिया, मैं कहा पूछना ले। ये असल में क्योंकि वो क्रेडिट डिपार्टमेंट लादा से हम डिस्कस नहीं करते, इसलिए। इन्वेंटरी बैलेंस चेक करना चाहिए, अगर नहीं किया जा रहा। अब एक आपको जो अगर सेल्स सिस्टम का क्वेश्चन आया ना, तो ये जरूर मेरा ख्याल है टेस्ट करेगा। वो क्वेश्चन पूछूं आपसे, उसने कहा कस्टमर आया, उसके साथ ऑर्डर एग्री हुआ और क्रेडिट लिमिट चेक की और फिर आगे भेज दिया ऑर्डर, इन्वेंट्री चेक नहीं हुई, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, तो इन्वेंट्री चेक नहीं। तो अगर कोई मिसिंग कंट्रोल ना, मिसिंग कंट्रोल भी वीक कंट्रोल होता है, और मिसिंग कंट्रोल भी वीक कंट्रोल होता है, वीक कंट्रोल होता है। इन्वेंटरी बैलेंस चेक होना चाहिए, प्री नंबरिंग होनी चाहिए, किसको? रेट्स और डिस्काउंट ऑथराइज होने चाहिए। ये है कंट्रोल्स। किसी केस स्टडी में अगर इनमें से 2 या 3 हो, बाकी ना हो, तो आपने कहा ना ये प्रॉब्लम है। मिसिंग कंट्रोल भी वीक कंट्रोल है। डिस्पैच डिपार्टमेंट में, डिस्पैच डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? कोई सेल्स ऑर्डर मिट ना हो, कोई सेल्स ऑर्डर डुप्लीकेट भी ना हो। ये ना हो एक सेल्स ऑर्डर 2 दफा डिस्पैच कर दिया, और ये भी नहीं होना चाहिए कि डिस्पैच ही नहीं किया। करेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ डिस्पैच करना है, ब्लैक वाला ग्रे, ग्रे वाला ब्लैक नहीं करना। कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट जरूर लेनी है। कंट्रोल्स क्या होंगे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होंगी। अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो हर डिपार्टमेंट में है, ये तो मैं अभी टिक कर देता हूं ना। प्री नंबरिंग भी कर दूं, शाबाश। ये प्री नंबरिंग किसने बताया पहले? शाबाश शाबाश शाबाश। प्री नंबरिंग भी एक ही दफा टिक कर दूं, लेकिन याद रखिए अगर उसने कहा ना डिस्पैच डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स बताएं, और आपने कहा देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, आप फारग हैं। या आपने कहा देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर भी फारग है। बताया ही नहीं कौन से डॉक्यूमेंट। देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ डिस्पैच नोट्स, तो ये प्री नंबरिंग भी ओके कर दिया। यहां पे कोई मसला नहीं। क्या गुड डिस्पैच, गुड्स को डिस्पैच करने से पहले उसकी क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर के साथ, और उस बंदे को साइन भी करने चाहिए। कंट्रोल है, साइन चेक करने हैं लाजमी। कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी चाहिए। अगर एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन नहीं की जा रही, कंट्रोल फ्री। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, सेग्रीगेशन आपने कहा ओके, प्री नंबरिंग कहा ओके है। प्रिपरेशन ऑफ सेल यूजिंग जीडीएन, यूजिंग जीडीएन या सेल्स ऑर्डर। ये जीडीएन में क्या देखना है, सेल्स ऑर्डर में क्या देखना है, आपको बता दिया। हाँ जी, रीचेक होनी चाहिए। अच्छा, अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है ना, तो जैसे सेल्स एग्जांपल दे, हमने चेक करना है कि इसको प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी तो नहीं है। सेल इनवॉइस बनाने वाले को प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो आईटी कंट्रोल्स को भी टेस्ट करना। सेल इनवॉइस प्री नंबर होनी चाहिए। और अच्छा, सेल्स ये वाला डिपार्टमेंट डील करता है सेल इनवॉइस। सेल्स रिटर्न हो तो किसको डील करनी चाहिए? इसी को ही, क्योंकि इसी को पता है कि कौन सी सेल इनवॉइस थी जो रिटर्न हुई है।
तो इसीलिए क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, वो भी इसी को डील करनी चाहिए। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी इससे मुराद ये है कि जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा अलग हो, इनवॉइसिंग वाला अलग हो, डिस्पैच वाला अलग हो। अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करनी चाहिए इसे, रिकंसिलिएशन बताएं किसकी किसके साथ, अकाउंट स्टेटमेंट शुड बी मंथली सेंड टू क्रेडिटर्स, गलत, ये सेल सिस्टम है, क्रेडिटर कहां से आ गया, नहीं अभी आप अलर्ट नहीं है। ये गलतियां आप करते हैं कि सर अकाउंट स्टेटमेंट लिख तो दिया है, भाई लिख तो दिया है, आगे एक्सप्लेन भी करना है और सही एक्सप्लेन करना है। एजिंग, अच्छा एजिंग रिपोर्ट बनानी चाहिए अकाउंट्स वाले को, क्यों भला, ताकि प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओल्ड डेट, और जो ओल्ड डेटर्स आइडेंटिफाई हो जाएं खुद ही राइट ऑफ की एंट्री पास कर ले। अप्रूवल राइट ऑफ की लेनी चाहिए, लेकिन किससे, डायरेक्टर से। लॉ में पढ़ा हुआ है ना आपने, डेटर्स राइट ऑफ करेंगे तो उसकी अप्रूवल अकाउंट्स मैनेजर नहीं देगा, डायरेक्टर्स देंगे। भाई ये आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया। अच्छा आपने नोट किया होगा, मैंने सिस्टम के ऊपर ज्यादा टाइम लगाया, उसके ऊपर 20 मिनट लगाए, इसके ऊपर 15 मिनट लगाए, इसलिए कि सिस्टम ज्यादा अहम था। सिस्टम समझ आ जाए ना तो ये टाइम नहीं लगता है। अब दो चीजें सिर्फ 3-4 मिनट दे दें मुझे। एग्जाम टिप, there is difference between control objective and control activities and test of control. There is difference between control objective, control activity, test of, मैंने control objective और control activity का डिफरेंस बताया, जो शायद आपको समझ आया शायद नहीं आया, चलो ना भी आया कम से कम इतना पता चल गया दोनों फर्क है। there is difference between control objective, control activity, test of control। आपने घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या पढ़ना है भला, क्या पढ़ना है, कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज। खबरदार किसी ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़े तो, खबरदार किसी ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़े तो क्या करना है, कंट्रोल एक्टिविटीज, सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज। उसके बाद मजीद ऑडिट करने को दिल करे तो क्या करना है, केस स्टडीज, ना दिल करे फिर भी केस स्टडीज करनी है। लेकिन ये कंट्रोल एक्टिविटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हर डिपार्टमेंट में क्या पढ़ना है। तो ये पता चल गया आपको, ऑब्जेक्टिव में, एक्टिविटी में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अब ये क्या फर्क है कल जरा डिटेल में समझाऊंगा। आज पहला सिस्टम है, जरा हल्की आंच पे मैंने कंसेप्ट रखे हैं, कल ये डिफरेंस कल समझाऊंगा। मोस्ट डेडली मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रोल एक्टिविटी एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वह एग्जाम में पूछता है कंट्रोल एक्टिविटी बताओ, स्टूडेंट कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कितने नंबर मिलते हैं। वो कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, स्टूडेंट क्या बताते हैं, कंट्रोल, कितने नंबर मिलते हैं। दूसरी डेडली, डेडली लिखा है डेडली, मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो कहता है मुझे सेल्स ऑडिट डिपार्टमेंट के कंट्रोल एक्टिविटी बताओ, स्टूडेंट किसके बताते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं। देखिए अगर उसने कंट्रोल बताए ना 5 है, आपने 4 बताए एक, तो ये कोई मसला नहीं है। क्लासिफिकेशन ठीक रखनी है, बड़ा डिसीजन ठीक करना है शाबाश जिंदगी में, बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन गलत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सेल्स सिस्टम पूछा बड़े डिसीजन क्या है जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट फेल हो सकता है, सेल्स सिस्टम पूछा सेल्स ही बताना है, परचेज नहीं बताना, पहला डिसीजन। सेल्स ऑर्डर पूछा, सेल्स ऑर्डर ही बताना है, बताना, दूसरा बड़ा डिसीजन। फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कंट्रोल एक्टिविटी पूछी तो कंट्रोल एक्टिविटी ही बतानी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बताना, तीसरा बड़ा डिसीजन। अगर आप कहें तो 2 हरफी बात करके कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फर्क बताओगे ना। कंट्रोल एक्टिविटी हमेशा मैनेजमेंट करेगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा ऑडिटर करेगा। खत्म आज के लेक्चर का यहाँ इख्तिताम करते हैं। आपके जज्बात पहुंच गए मेरे तक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।